नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करने के बाद आज अपनी अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता। आज अपन अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता का। तो सबसे पहले तो अपन वैदिक सभ्यता का समय, वैदिक सभ्यता का समय होगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक सभ्यता का समय रहेगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और इसमें अपन दो भागों में अपन वैदिक सभ्यता को बांटेंगे। एक तो होगी पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता, या फिर अपन इसको कहेंगे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता या ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक तथा दूसरा इसका भाग होगा उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का जो समय रहेगा वो होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। एक तो हो जाएगी पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता, और पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता का ही अपन दूसरा नाम लेंगे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। और ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का जो समय रहेगा वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहेगा, और दूसरा इसका पार्ट होगा उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का जो समय रहेगा वो होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब अगली बात होती है किस वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता, वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन होंगे? आर्य होंगे। और आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम कुल में जन्म लेने वाला। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे, और आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसलिए वैदिक सभ्यता को एक और नाम दे सकते हैं अपन, आर्य सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को अपन आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन थे? आर्य थे, और आर्य निर्माता होने के कारण अपन वैदिक सभ्यता को कहेंगे आर्य सभ्यता। दूसरा अपन देखते हैं कि ये जो आर्य थे अब चर्चा इस पर करेंगे कि आर्य कौन थे और आर्य आए कहां से। तो सबसे पहले तो बात अपन कर रहे हैं, देखिए आर्य कोई जाति नहीं थी, आर्य एक
भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य किसको इंगित करता है? आर्य भाषा समूह को इंगित करता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी कि आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ का मतलब होता है उत्तम कुल में जन्म लेने वाला। लेकिन ये कोई जाति नहीं थी। आर्य जो भाषा, आर्य जो शब्द है, ये एक भाषा समूह को इंगित करता है। अब आगे की बात यह है कि आर्य कहां के मूल निवासी थे, कहां से आए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए आर्यों का मूल निवास स्थान। तो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कौन से विद्वान ने क्या कहा है कि आर्य कहां से आए, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम था द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, और इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है आर्कटिक प्रदेश, या कहेंगे ध्रुवों को बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना। क्योंकि जो आर्यों का ग्रंथ है, आर्यों के ग्रंथों में लंबी रात्रि और लंबे दिन का उल्लेख मिलता है। तो इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान ध्रुवों को माना है, क्योंकि ध्रुवों पर ही 6 महीने की रात्रि और 6 महीने के दिन होते हैं। लेकिन यहां तो जीवन संभव ही नहीं है, अतः बाल गंगाधर तिलक के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा जो होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है तिब्बत को। स्वामी दयानंद सरस्वती जो वेदों के सबसे बड़े पक्षधर थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इनकी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश। तो शारीरिक बनावट, बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है तिब्बत को, लेकिन यह मत भी स्वीकार्य नहीं है। तीसरे आते हैं पी गाइल्स। पी गाइल्स के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान डैन्यूब क्षेत्र। पी गाइल्स ने आर्यों का मूल निवास स्थान डैन्यूब क्षेत्र को माना है, लेकिन यह मत भी स्वीकार्य नहीं है। पेंका एवं हर्ट। पेंका एवं हर्ट के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी था, लेकिन इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जाता है।
सर्वाधिक मान्य मत जो है वो है मैक्स मूलर। और इस मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था और मैक्स मूलर के सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। प्रथम विदेशी था जिसने वेदों का अध्ययन किया और मैक्स मूलर की एक पुस्तक है द सेक्रेट ऑफ ईस्ट। द सीक्रेट ऑफ ईस्ट में मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। देखिए, मध्य एशिया के बोगज कोई शिलालेख, और ये बोगज कोई शिलालेख 1400 ईसा पूर्व का है। और इस बोगज कोई शिलालेख से 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। इंद्र, मित्र, वरुण, नात्से, या फिर इसी को कहेंगे अश्विन। इंद्र, मित्र, वरुण और नात्से, यहां फिर अश्विन देवता, इन 4 वैदिक देवताओं का नाम आपको बोगज कोई शिलालेख से प्राप्त होते हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि आर्य मध्य एशिया से भारत की ओर आए। अब बात यह आती है, जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए तो सबसे पहले इन्होंने भारत में किस क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया? तो भारत में आर्यों ने सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश, और सप्त सिंधु प्रदेश का वर्तमान नाम है पंजाब। सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों ने अपना मूल निवास स्थान से या शुरू, भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य आकर निवास करने लगे। सबसे पहले इन्होंने पंजाब को अपना निवास बनाया। अब आगे की बात है, किस वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या है? तो वैदिक सभ्यता की जानकारी के जो स्रोत होंगे वो है वेद, उपनिषद और आरण्यक। देखिए, वैदिक सभ्यता के जो स्रोत होंगे वेद, उपनिषद और आरण्यक हैं। वेद, संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। वेद संस्कृत के विद धातु से बना है। जिसका अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान।
देखिए वेद शब्द जो है वो संस्कृत के विद धातु से बना है और इस विद धातु का अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान। क्या जानना? कि वेदों में वर्णित ज्ञान को जानना। वेदों में वर्णित ज्ञान को जानना ही क्या है? वेद है। तो अगली बात करते हैं। देखिए वेद संख्या में कितने होंगे? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सा होगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वैदिक संहिता का सबसे प्राचीन वेद तो है ऋग्वेद। वैदिक संहिता का सबसे प्राचीन वेद होगा ऋग्वेद और नवीनतम वेद होगा अथर्ववेद। प्राचीन वेद ऋग्वेद और नवीनतम वेद अथर्ववेद है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया गया है श्रुति। वेदों को संहिता, श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाकर यह ज्ञान पहुंचाया गया। वेदों में जो वर्णित ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाकर इस ज्ञान को पहुंचाया गया, इसलिए इनको श्रुति नाम दिया गया। वेदों का एक और नाम है अपौरुषमेय। वेदों को अपौरुषमेय भी कहा जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा नहीं हुई, इसलिए इन्हें अपौरुषमेय भी कहा जाता है। अथर्ववेद को छोड़कर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को एक और नाम दिया गया है वेद त्रयी। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो 4 वेद है। चारों वेदों में क्या क्या वर्णित है, कौन से वेद में क्या है, इसकी चर्चा अपन आगे करते हैं। दूसरा अपने पास है उपनिषद। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए, समीप ले जाना या समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप ले जाना या समीप बैठना। किसके समीप बैठेंगे? गुरु के समीप बैठेंगे। उपनिषदों की विषय वस्तु दार्शनिक, उपनिषदों की विषय वस्तु दार्शनिक है, अर्थात तर्क वितर्क पर आधारित विषय वस्तु उपनिषदों में है। उपनिषदों की संख्या 108
लेकिन प्रामाणिक उपनिषद केवल 12 है। उपनिषदों की संख्या 108, लेकिन प्रामाणिक उपनिषद केवल 12 है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। और इस बृहदारण्यक उपनिषद में यम नचिकेता याज्ञवल्क्य और गार्गी का दार्शनिक वाद विवाद है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है और इस बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का दार्शनिक वाद विवाद मिलता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का दार्शनिक वाद विवाद है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का दार्शनिक वाद विवाद है। एक उपनिषद के बारे में आप सबने पढ़ाई होगा, मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद में भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग, उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं। अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, तो उपनिषदों को एक और नाम दे सकते हैं, वेदांत। तो यह भी पूछा जा सकता है कि वेदांतों की संख्या कितनी है। वेदांतों की संख्या 108 है। प्रामाणिक वेदांत कितने हैं? तो प्रामाणिक वेदांत केवल 12 है। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि अगला पूछता है वेदांत, अपन बता देते हैं वेदांग। तो वेदांत तो उपनिषद है और संख्या 108 है। वेदांग केवल और केवल 6 ही होते हैं। वेदांगों की संख्या केवल 6। जैसे कौन कौन से हैं देखिए, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण,
कल्प, छंद और निरुक्त। देखिए वेदांग केवल 6 और कौन कौन से होते हैं? शिक्षा। तो शिक्षा क्या है? देखिए शिक्षा है वेदों की नासिका, नाक। ज्योतिष आंख, व्याकरण मुख, कल्प हाथ, छंद पैर, निरुक्त कान। देखिए वेदांत तो थे 108, वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से होंगे? शिक्षा। तो शिक्षा क्या है? वेदों की नासिका है। ज्योतिष, ज्योतिष है वेदों की आंख। व्याकरण वेदों का मुख। कल्प वेदों के हाथ। छंद वेदों के पैर। निरुक्त वेदों के कान। तो वेदांत 108 और वेदांग केवल 6 ही होते हैं। आगे देखते हैं आरण्यक। आरण्यक क्या है? देखिए एकांत अथवा अरण्य का मतलब होता है जंगल, वन में एकांत में रहकर जिन ग्रंथों की रचना की गई वे आरण्यक कहलाते हैं। एकांत में, जंगल में, वन में रहकर जिन ग्रंथों की रचना हुई वो आरण्यक कहलाते हैं। और आरण्यकों की संख्या केवल 7 होती है। आरण्यक कितने हैं? 7 हैं। मतलब क्या होता है कि एकांत में, वन में रहकर जिन ग्रंथों की रचना हुई वो आरण्यक कहलाते हैं। तो ये तो थे वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत, जिनमें वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है। इनसे आपको वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले अपन अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। देखिए ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का समय रहेगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। क्या है देखते हैं। ऋग्वेद वैदिक संहिता वैदिक संहिता का सबसे प्राचीन वेद। ऋग्वैदिक सभ्यता में अपन ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे कि ऋग्वेद वैदिक संहिता का सबसे
प्राचीनतम वेद है। क्या है इसमें? देवताओं से संबंधित प्रार्थनाओं का या ऋचाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में क्या वर्णित है? देवताओं से संबंधित प्रार्थनाओं का उल्लेख है, देवताओं से संबंधित ऋचाएं इसमें दी गई है। दस मंडल है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। 2 से 7 6 मंडल प्राचीन मंडल है और एक ही गोत्र के विभिन्न ऋषियों के द्वारा, एक ही गोत्र के विभिन्न ऋषियों के द्वारा रचित होने के कारण इसे गोत्र मंडल भी कहा जाता है। एक ही गोत्र के विभिन्न ऋषियों के द्वारा रचे होने के कारण इन्हें गोत्र मंडल कहा जाता है। 8 9 1 8 9 और 10 ये मंडल इसमें बाद में जोड़े गए। तो ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम मंडल तो दूसरा होगा और नवीनतम मंडल 10वां होगा। आगे देखते हैं। देखिए, इसकी 3 शाखाएं हैं। साकल, वास्कल और बाल खिल्ले, लेकिन वर्तमान में केवल एक ही शाखा मौजूद है, साकल शाखा। अब देखते हैं ऋग्वेद का 10वां मंडल। और इस 10वें मंडल में एक सूक्त आया है, पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का 10वां मंडल और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। और इस पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। और इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर या जंघाओं से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। अर्थात अगर वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहीं पर मिलता है तो वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण हैं। और वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख अगर कहीं से मिलता है तो कहां से आएगा? वो
ऋग्वेद का 10वां मंडल और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन दिया गया है। लेकिन यह वर्ण व्यवस्था तृतीय श्रेणी अध्याय जन्म आधारित परीक्षा की तारीखों का हो चुका है ऐलान। आप किस बात ना होकर केवल कर्म आधारित थी, अर्थात जो जैसा कार्य कर रहा था उसे उसी वर्ण में रख दिया गया। आगे चलकर उत्तर वेद काल में वर्ण व्यवस्था ने कठोरता ले ली। तो उत्तर वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म से हटकर जन्म पर आधारित हो गई। तो वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिखाई देता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। इसलिए 9वें मंडल को सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। पूरा का पूरा 9वां मंडल सोम को समर्पित है और सोम को समर्पित होने के कारण इसे सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। सोम एक वनस्पति थी जो मूंजवंत पर्वत पर पाई जाती थी और इस सोम को पीसकर एक पेय पदार्थ बनाया जाता था जिसका नाम था सोम रस। सोम को पीसकर जो पेय पदार्थ बनाया जाएगा उसका नाम था सोम रस और इस सोम रस का प्रथम बार निर्माण मनु के द्वारा किया गया था। मनु ने सर्वप्रथम सोम रस का निर्माण किया और यह देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ था भी और सर्वाधिक सोम रस का पान इंद्र के द्वारा किया जाता था। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल को पूरे को सोम मंडल कहा जाता है क्योंकि इसमें सोम रस का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं ऋग्वेद का 7वां मंडल और इस ऋग्वेद के 7वें मंडल में भारत की प्रथम ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन मिलता है। 7वां मंडल जिसमें भारत के प्रथम ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन मिलता है और इस युद्ध का नाम था दशराज्य युद्ध और यह दशराज्य युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य लड़ा गया था और इन 10 राजाओं के संघ में 5 आर्य और 5 अदार्य थे। युद्ध का कारण था राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को
पुरोहित पद से हटाकर उसके स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त कर दिया। तो इस विश्वामित्र ने राजा सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं के संघ को तैयार किया और यह युद्ध परूषणी नदी के किनारे लड़ा गया। इस परूषणी नदी का वर्तमान नाम रावी है। और इस युद्ध में राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया। तो इस युद्ध में विजयी रहा कौन? राजा सुदास। तो ध्यान रखेंगे भाई, भारत का प्रथम ऐतिहासिक युद्ध 10 राज्य युद्ध था और यह 10 राज्य युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य लड़ा गया। और कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया? परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया। परूषणी नदी का वर्तमान नाम है रावी। चलिए तो आगे देखते हैं फिर। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि से संबंधित 24 मंत्रों का उल्लेख है। कृषि से संबंधित 24 मंत्रों का उल्लेख है और एक कृषि शब्दावली कृषि शब्दावली दी गई है। ध्यान रखेंगे, हल और कृषि का जन्मदाता पृथ्वीवेन्यू को माना जाता है। हल और कृषि के जन्मदाता पृथ्वीवेन्यू थे। ऋग्वेद के 3रे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है और ओम शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र ओम शब्द से शुरू होता है और यह गायत्री मंत्र सवित या फिर कहेंगे सूर्य देवता को समर्पित है। सवित सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र, जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में दिया गया है। अब आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता की विशेषता। वैदिक सभ्यता की विशेषता, तो सबसे पहली बात देखिए, वैदिक सभ्यता ग्रामीण एवं पशुचारी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और कृषि प्रधान सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता इसकी उल्टी है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और पशुचारी सभ्यता थी। अर्थात
अपन कह सकते हैं कि आर्यों का जीवन गुमक्कड़ था। दूसरा देखते हैं, वैदिक सभ्यता का समाज संयुक्त परिवार प्रथा एवं पितृसत्तात्मक, संयुक्त परिवार प्रथा थी और पितृसत्तात्मक थे भी। तो वैदिक सभ्यता का समाज संयुक्त परिवार प्रथा और पितृसत्तात्मक थे। वैदिक सभ्यता में लेन देन का माध्यम गाय। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने वस्तु विनिमय पढ़ा था, लेकिन यहां पर लेन देन का माध्यम गाय थी, अर्थात गाय मूल्य की इकाई थी और जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गाय होती थी उसे उतना ही धनी समझा जाता था। आगे देखते हैं, वैदिक सभ्यता के लोग, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे एवं घोड़े से परिचित थे। देखिए भी, यद्यपि लोहे का प्रथम प्रमाण या प्रथम उल्लेख अथर्व वेद में मिलता है और अथर्व वेद में लोहे को शाम अयस कहा गया है। शाम अयस के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। तो उत्तर वेद काल में ही जाके लोहे के अवशेष मिलते हैं, अर्थात अथर्व वेद में लोहे का पहला नाम आता है, नाम शाम अयस कहा गया है। तो देखिए, वैदिक सभ्यता ग्रामीण एवं पशुचारी है। वैदिक सभ्यता का समाज संयुक्त परिवार प्रथा और पितृसत्तात्मक थी भी। वैदिक सभ्यता में लेन देन का माध्यम गाय थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे एवं घोड़े से अपरिचित, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे एवं घोड़े से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे एवं घोड़े से अपरिचित थे। तो यह इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। अब अपन बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति, कि ऋग्वेद काल में जो आर्यों की राजनीतिक स्थिति थी वह कैसी थी। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, देखिए, राजनीतिक स्थिति में राजा का पद वंशानुगत नहीं था। एक बात, तो राजा का पद वंशानुगत नहीं था, तो इसका मतलब राजा का चुनाव होता था। तो चुनाव होता है तो राजा निरंकुश नहीं था। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए
राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ संगठन थे, समितियां थी, जैसे विदत, गण सभा और समिति। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए देखिए विदत थी, गण था, सभा थी और समिति थी। ऋग्वेद में विदत शब्द की आवृत्ति 122 बार, गण शब्द की आवृत्ति 46 बार, सभा शब्द की आवृत्ति 8 बार और समिति शब्द की आवृत्ति 9 बार हुई है। तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जो थी वो थी विदत। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था किसे माना गया है? विदत को माना गया है। और ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है। गण शब्द 46 बार, सभा शब्द 8 बार और समिति 9 बार। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। विदत और सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। अर्थात विदत और सभा में महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। राजा को प्रशासन में सहयोग देने के लिए राजा को प्रशासन में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद थी और इस मंत्री परिषद में 12 मंत्री होते थे और मंत्री परिषद के सदस्यों को रत्निन कहा जाता था, क्योंकि ये अपनी अंगुली में विशेष प्रकार का रत्न धारण करते थे, इसलिए इनको रत्निन कहा जाता था। राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ऋग्वेद काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय राजा के परिवारजन उसको सहयोग देते थे, तो युद्ध के समय राजा के परिवारजन, सगे संबंधियों की जो सेना इकट्ठी होती थी उसे मिलिशिया कहा जाता था। सब जनों की सेना जो युद्ध के समय राजा को सहयोग करती थी वो मिलिशिया कहलाती थी। प्रजा के द्वारा राजा को स्वेच्छा से बलि नामक कर दिया जाता था। प्रजा के द्वारा राजा को स्वेच्छा से बलि नामक कर दिया जाता था। यह स्वैच्छिक था, कोई दे तो ठीक है, कोई ना दे तो ठीक है, और यह केवल वस्तु के रूप में था, जैसे अनाज हो सकता है, फल हो सकता है, दूध, दही, घी, इन चीजों के माध्यम से यह टैक्स दिया जाता था और यह प्रतिदिन दिया जाता था भी। तो यह थी ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। नमस्कार, धन्यवाद। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति।